हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके आने वाले इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। इससे पहले कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर मैं सबसे पहले दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो इसका सही आंसर जो 4 ऑप्शन में से था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है इन ऑप्शनों में से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने पूछा था आपसे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि सिग्नल चिप। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश की 116 वर्षीय महिला को आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जापान। जापान की महिला हैं, उनका नाम है काने तनाका। तो इनका नाम याद रखिएगा। 116 वर्ष की इनकी आयु है, और इसी तरीके से जो है इनको आधिकारिक तौर पे विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब प्राप्त हो गया है। 116 वर्ष की हैं ये, जापान की हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 को। इससे पहले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का जो खिताब था वो जापान की ही एक महिला चियो मियाको के नाम था, जिनका निधन हो गया था पिछले साल। 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ था जुलाई 2018 में। ओके, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो काने तनाका हैं, जो कि जापान की रहने वाली हैं। 116 वर्ष इनकी आयु है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में बीबीसी की किस प्रसिद्ध महिला संवाददाता को वर्ष 2018 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि प्रियंका दुबे। एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियंका दुबे को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2018 के लिए। बीबीसी की संवाददाता हैं ये, काफ़ी प्रसिद्ध संवाददाता भी हैं ये बीबीसी की। और ये जो है बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जो है, मतलब इन दोनों ही भाषाओं की ये पत्रकार हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ये हर साल दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार को ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। ये जो योजना है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो योजना है, इसके तहत 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा। तो यानी कि 200 ml दूध जो है एक हफ्ते में जो है बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हर सप्ताह 2 बार 100 ml। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। और 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है 2.5 लाख बच्चे इससे मतलब इस लाभान्वित होंगे। बेसिकली इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 3 से 6 वर्ष की उम्र तक रखी गई है। यानी कि 3 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से ध्यान होने चाहिए। उत्तराखंड के बारे में बेसिकली सभी पॉइंट जो है हमने 2 दिन पहले पढ़े हैं, तो मैंने उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा है, बस इस योजना का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है। योजना का नाम है अटल आधार योजना। ये जो योजना है ये श्रमिकों के लिए है, ऐसे श्रमिक जो कि निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। तो निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5 रुपये में पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन
श्रमिकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फिलहाल में ये ट्रायल के तौर पे शुरू किया गया है और ये जो ट्रायल है इसके अंतर्गत जो पहला चरण है कह सकते हैं हम, इसमें 20,000 श्रमिकों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 5 रुपये में उनको पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो ये जो है इन कंटेनर में भोजन भर के जगह जगह पे जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जो बड़े बड़े जो है बिल्डर वगैरह के जो काम चल रहे हैं, वहाँ पर जो मज़दूर काम करेंगे उनको जो है ये भोजन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में मयूर गुण को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हमको बताना है कि मयूर गुण का संबंध किस स्थान से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि केरल। केरल के इडुक्की ज़िले का काफ़ी पारंपरिक उत्पाद है, ये काफ़ी फेमस उत्पाद है। और यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि जो मयूर गुण है ये बिना किसी रसायन के इस्तेमाल के गन्ने से बनाया जाता है। इसको बनाने में किसी भी तरीके के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर से ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है, सेम ऐसी क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली वो जो क्वेश्चन था आई थिंक वो मेरे ख्याल से बिहार में किसी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, तो उससे संबंधित वो क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरीके से पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि ये जो मयूर गुण है इसका संबंध है कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। इससे पहले अजय नारायण झा इस पद पे तैनात थे, यानी कि वित्त सचिव थे, जो कि 28 फरवरी को रिटायर हो गए इसी साल। ठीक है, तो उसके बाद ये पद खाली था और अब सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त मंत्रालय में जो है वित्त सचिव का पद सौंपा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि अमरावती और इंदौर, इन जगहों पर जो है 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। बेसिकली एक अमरावती में स्थापित होगा और एक इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अमरावती सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो अमरावती में जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की जो पीठ है उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, और मध्य प्रदेश में जो है यानी कि जो इंदौर में है उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। तो वो बात करते हैं राष्ट्रीय कानून कंपनी न्यायाधिकरण की। तो ये सभी जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं उनसे संबंधित जो विवाद रहते हैं उसका निपटान करती हैं। तो 2 पीठों की स्थापना की जाएगी, एक की स्थापना की जाएगी अमरावती में और दूसरे की स्थापना की जाएगी इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में प्रसार भारती ने कितने राज्यों के दूरदर्शन सैटेलाइट चैनलों की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 11 राज्यों के दूरदर्शन सैटेलाइट चैनलों की शुरुआत की है प्रसार भारती ने। इस जो 11 राज्य हैं इनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए: छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो ये 11 हैं जहाँ पर कि दूरदर्शन ने सैटेलाइट चैनलों की शुरुआत की है, प्रसार भारती ने दूरदर्शन सैटेलाइट चैनलों की शुरुआत की है। ठीक है, तो 11 के 11 राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मार्च 2019 को CISF होगा, यहाँ पर CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर आई होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 50वां। 10 मार्च 2019 को CISF का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया भी था कि 1969 में CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च को। ठीक है, अगर हम बात करें CISF की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो ये एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना है। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर से एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो एक ये वाला है, और एक ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तीसरा जो है वो ये है कि इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। तो सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है।
ठीक है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में WHO की सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो WHO की उप महानिदेशक हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है WHO की उप महानिदेशक हैं और साथ ही साथ इनको नियुक्त किया गया है WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में। इसके बाद यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे यही हैं सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि 10 मार्च को चीन ने अपना कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने अपना कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका नाम है चाइना सेट 6C, चाइना सेट 6C। ठीक है, यही जो है संचार उपग्रह है चीन का, जो कि 10 मार्च को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। बेसिकली ये जो उपग्रह है, ये जो सैटेलाइट है, इसकी मदद से चीन में उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो और टीवी प्रसारण हेतु सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रॉनमेनबी है और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। अब आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो का PDF नहीं है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा पूरा। इसकी PDF मैं आपको नहीं दे पाऊँगा आज। देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, ये मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।